चलिए अब पढ़ते हैं हम निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः कंसेप्ट आधारित होते हैं, कहीं पे भी फैक्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फैक्ट के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो रीट में भाषा सेकंड में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जरूर वो पूछते हैं कि वो निदान का इसमें कितने अक्षर थे, ये कितना का किया, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा नैदानिक परीक्षण बताया। आपके यहाँ नहीं आएगा। तो आपके मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंसेप्ट बेस्ड होंगे। तो आपने सिंपल सा एक कंसेप्ट समझ लिया जो 5 मिनट का है, तो सारा निदानात्मक परीक्षण समझ आ जाएगा, सारा उपचारात्मक शिक्षण समझ आ जाएगा है क्या ये। उसके बाद में प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो आपको पता चल गया ना, पहले पेपर से पता चल गया होगा ना, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप में क्षमताएं होनी चाहिए उस प्रश्न को करने की, वो कैसे करना है। नैदानिक परीक्षण हम पढ़े उससे पहले हमने हालांकि पढ़ लिया था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं इसको। एक बार फिर बता देता हूं, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब यह है, एक बात मैंने आपको बताई थी शुरुआती कक्षा में कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब पेट में दर्द का इलाज कब करेंगे? जब दर्द के कारणों का पता चलेगा। तो वो कहेंगे कि पहले आपके दर्द के कारणों का पता लगाते हैं। उसके लिए वो लिखता है कि ये जांच करवा के ले आओ, सोनोग्राफी करा के ले आओ, ये करवा के ले आओ। वो डॉक्टर से निकल के सीधा कहां जाता है? डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाता है ना, लिखे हुए डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत से। वहां जाके टेस्ट करवाता है। टेस्ट से पता चलता है कि पेट में उसके किडनी में पथरी है, उस वजह से या जो भी पथरी की वजह से उसके ये सारे दर्द हो रहा है। वापिस डॉक्टर पास आता है, डॉक्टर साहब ये रही जांच, मेरे पथरी की वजह से ये दर्द हो रहा है। तो अब डॉक्टर साहब उस दर्द का क्या करेंगे? इलाज करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? उपचार। ये दो चीजें समझनी है आपको। दर्द के कारणों का पता लगाना है तो क्या हो रहा है? निदान। ये निदान आपके साइंस वालों के तो है ना सिलेबस में, नैदानिक परीक्षण होते हैं आपके तो बहुत से। और जो निदान हो गया, दर्द के कारणों को पता चल गया, अब उसका इलाज करना है, उपचार करना है, उन कारणों को दूर करना है, तो क्या हो जाएगा? उपचार। अब यहां पे तात्पर्य और उद्देश्य दो अलग अलग टर्म है। यदि मैं नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य आपसे पूछूंगा तो नैदानिक परीक्षण का एकमात्र तात्पर्य यह है कि बच्चे के अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। सिंपल सा है, बस इतना सा काम करना है, वही नैदानिक परीक्षण है। यह परीक्षण होगा हमेशा, नैदानिक शिक्षण नहीं हो सकता। निदान के अंदर शिक्षण विधियां काम में नहीं आएगी। उपचारात्मक हमेशा क्या होगा? शिक्षण होगा, वो कभी भी परीक्षण नहीं हो सकता। उपचार के अंदर आप टेस्ट काम में नहीं ले सकते। कभी कभार लिख देते हैं उपचारात्मक परीक्षण, वो गलत है, कहीं पे भी लिखा हुआ होगा। पहले हम नैदानिक परीक्षण करेंगे। यह नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार का काम करेगा। इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि बच्चे के अधिगम में कठिनाई क्या है, उसके बाद में उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। ये बात तो क्लियर है सबके? बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात पूछता हूं मैं, यदि मैं पूछूं कि चलो पहले 2-3 परिभाषाएं देख लेते हैं। नैदानिक परीक्षण को लेके 2-3 परिभाषाएं प्रमुख हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक है क्रॉनबेक साहब, निकाल लो, क्रॉनबेक। क्रॉनबेक साहब का यह कहना है कि जो संभावित अशुद्धि है, जो बच्चे में जो दिक्कत आ रही है, उसका पहले ही शिक्षक का उसकी तरफ ध्यान चला जाना चाहिए। देखो इसका कंसेप्ट समझना। संभावित अशुद्धि, कोई भी बच्चा गलती करने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल है, छोटी क्लास में बच्चे हकलाते हैं ना, उच्चारण का दोष होता है उनके।
धीरे धीरे वो हकलाते हकलाते बोलता है, हमें पता चल जाए कि हकलाने का कारण क्या है। यदि हमें इस बात का पता चल जाए तो उन कारणों को हम दूर करके उसका भविष्य में हकलाने की समस्या से उसको निजात दिला सकते हैं ना। तो क्रोनबेक साहब कहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण इसलिए जरूरी है कि इसके द्वारा शिक्षक की बच्चे की संभावित अशुद्धि पर पहले से ध्यान चला जाए, ताकि वो जो समस्या है उसको पूर्ण विकसित होने से पहले क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। उसको पूर्ण विकसित होने से पहले दूर कर दें। क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज पढ़ी है क्या आपने? क्या कौन सी होती है? मतलब इससे समझ लो आप, मेरा एक समझाने का तरीका, क्रोन यानी कि ऐसी भयंकर समस्या आपकी पैदा न हो जाए, उससे पहले हमें वो संभावित कारणों को बेक कर लेना है, ताकि हम उस समस्या से निजात पा सकें। तो क्रोनबेक साहब क्या कहते हैं? संभावित अशुद्धि की तरफ निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे उस अशुद्धि को पूर्णतया विकसित होने से पहले ही दूर किया जा सके। समझ गए इस बात को? क्रोनबेक की परिभाषा याद हो जाएगी? ठीक है। एक परिभाषा है जो बाइती साहब की है। देखिए, बाइती साहब की जो परिभाषा है उसमें उन्होंने दो बातें कही है। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है। इन्होंने कहा है कि निदानात्मक परीक्षण जो है, इसका मतलब बच्चे की समग्र उपलब्धि से नहीं है। बाइती की जब परिभाषा आएगी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नैदानिक परीक्षण को उपलब्धि परीक्षण से इसने अलग किया है, दोनों में भिन्नता दिखाई है। ये कह रहे हैं कि बच्चे का समग्र उपलब्धि परीक्षण करना नैदानिक परीक्षण नहीं है। एक्चुअल में नैदानिक परीक्षण तो केवल कठिनाइयों के कारणों को पता करना है, यानी कि किसी एक विशेष पक्ष के ऊपर बात करना है, ना कि उसके पूरे अचीवमेंट के ऊपर बात करना है। ये बात कौन बोलते हैं? बाइती साहब। ठीक है। एक आते हैं सोनेल। सोनेल आपके काम के नहीं है बहुत ज्यादा। सोनेल रीड तक तो ठीक था, यहां पे ये भाषागत दोषों को खोजते हैं। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भाषागत दोषों से संबंधित परिभाषा का प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा जहां तक संभव है। तो सोनेल साहब की परिभाषा में क्या है? भाषागत दोषों के संबंध में यदि कोई परिभाषा, भाषा के नाम से यदि कोई परिभाषा आ जाएगी, वो किसकी है? सोनेल की। एक परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, ये कौन थे क्रो एंड क्रो? साइकोलॉजी में आते हैं ना आपके? कभी पूछा है ये दो क्रो क्यों आए? हम तो एक से ही परेशान है। कभी किसी ने पूछने की कोशिश की अपने साइकोलॉजी के टीचर से? नहीं पता किसी को भी? चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे ज्ञान बढ़ाना चाह रहा था। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष विषय में बालक की दो चीजों के बारे में पता लगाना उपलब्धि परीक्षण, ये नैदानिक परीक्षण है। ये दो बातें करता है। ये परिभाषा आपके रीट में पूछी गई थी जब पहला रीट हुआ था 2021 में। ये कहता है कि किसी बालक का किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में योग्यताएं या कमजोरियों के बारे में पता लगाना, ये इसकी परिभाषा है। ये कह रहा है तो ठीक है, योग्यताएं व कमजोरियों के बारे में पता लगाना ही नैदानिक परीक्षण है। यह परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो। एक क्रो कहता है किसकी बात करूंगा मैं? योग्यताओं की। दूसरा क्रो कहता है किसकी बात करूंगा? कमजोरियों की। ओके। एक योकेम एंड सिम्पसन और है, इन्होंने सबसे अच्छी परिभाषा दी है जो एग्जैक्ट है। योकेम एंड सिम्पसन ये वही बात कहते हैं कि कठिनाई के कारणों को पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण है। ये बात किसने बोली थी? योकेम एंड सिम्पसन। तो ये आपके मोटी मोटी 5 परिभाषाएं हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी संभावना 1 से 5% है। परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना इतनी होती है, ज्यादा जोर नहीं देना है।
क्रोनबेक कह रहे हैं कि संभावित अशुद्धि के ऊपर शिक्षक का पहले से ध्यान चला जाए ताकि उसको पूर्णतः विकसित होने से पहले ही क्या कर लिया जाए, दूर। बाइती साहब दोनों के बीच में अंतर कर रहे हैं। नैदानिक परीक्षण का मतलब समग्र उपलब्धि का परीक्षण करना नहीं है। यह बात किसने बोली है? बाइती ने। सोनेल साहब भाषागत दोषों की बात करते हैं। भाषा की बात कौन कर रहा है? सोनेल। फिर आते हैं आपके क्रो एंड क्रो, किसी विशेष विषय में बालक की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में पता लगाना ही क्या है? नैदानिक परीक्षण। एक क्रो क्या बोलता है? योग्यताएं। दूसरा क्या बोलता है? कमजोरियां। और योकेम एंड सिम्पसन ने सबसे अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया जाने वाला वैज्ञानिक परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ओके, अब नैदानिक परीक्षण का मतलब सिंपल सा एक ही है, ये ध्यान रखना। परिभाषाएं चाहे कुछ भी बोलती हो, कि कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? मान लो एग्जाम में आपके प्रश्न आ गया, नैदानिक परीक्षण का गणित में या विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए, अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन बी, अधिगम की कठिनाइयों के कारणों को दूर करना। ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ए के पक्ष में कितने हाथ खड़े करना? बड़ी भारी संख्या है। और डी के पक्ष में कितने हाथ खड़े करना? 1 2 3 4 5 6, केवल 6 लोग हैं। मेजोरिटी की जीत होती है क्या? अक्सर होती है। चलो, ये प्रश्न अपनी किताब में कहीं लिख लो, जहां भी जगह मिले। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, और यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए, अधिगम की कठिनाई के कारणों का पता लगाना। कारणों का पता लगाना। ऑप्शन बी, अधिगम की कठिनाई के कारणों को दूर करना। ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए के पक्ष में लोग कम थे, ऑप्शन डी के पक्ष में लोग ज्यादा हैं। ए के पक्ष में ज्यादा थे क्या? सॉरी, ए के पक्ष में ज्यादा थे, डी के पक्ष में कम थे। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना। आंसर क्या होगा इसका? डी। अब समझो कैसे। इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट है, और ऐसे क्यों सुनाएंगे आपके कंसेप्ट घुमा घुमा के। चलिए अब समझो। नैदानिक परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अधिगम के कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना है, इसलिए करते हैं। और इसके बाद में हम उसको करके हमारे पास जो भी रिजल्ट आया उसको हमने मोड़ के कचरे के डब्बे में फेंक देना है। यही काम है? अरे यही काम है क्या? तो क्या करेंगे फिर उससे? उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। क्या करेंगे? अधिगम की कठिनाइयों को दूर करेंगे, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य केवल इतना ही है क्या? अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना केवल इतना ही है क्या? मैंने कहा था ना, तात्पर्य एक नैरो चीज है, उद्देश्य एक ब्रॉड है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये काम कर सकें। यही तो है ना ऑब्जेक्टिव का मतलब। समझो इस बात को आप। तो नैदानिक परीक्षण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि अधिगम में कठिनाई के कारण क्या है। पता चलने के बाद में हम उन कारणों को क्या कर सकें? दूर कर सकें।
कारणों का दूर कैसे करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करके करेंगे ना। तो उद्देश्य ये सभी है। यदि तात्पर्य आएगा तब एक आंसर होगा, कठिनाइयों के कारणों को दूर करना, सॉरी पता लगाना। और उद्देश्य आएगा तो वो सारे आ जाएंगे। फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे फिर बताओ देखें। पहला क्या है? कारणों को दूर करना, कारणों का पता लगाना। दूसरा क्या है? कारणों को दूर करना। तीसरा क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार का काम करता है। ये उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करना, यह उद्देश्य है कि नहीं है? प्रश्न यही पूछा जाता है आपके कि उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? अरे कहां चले गए सब कुछ? ऐसे कैसे हो गए ये? इतना बड़ा कैसे हुआ? उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करता है। अब हमें पता चला, ध्यान देना यहां से, हमें यह पता चला कि बच्चे के अधिगम में कठिनाई का कारण शिक्षक भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। तो इसका मतलब पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं दोष हो सकता है, पाठ्य पुस्तक में कहीं ना कहीं दोष हो सकता है। तो नैदानिक परीक्षण का एक उद्देश्य यह हो गया कि पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम में क्या करना? सुधार करना। हो गया ना। हमें पता चला शिक्षक कारण है, तो इसका मतलब शिक्षक की शिक्षण की विधि में क्या करना है? सुधार करना। ये सब हो जाएंगे। शिक्षण विधि में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। अब समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्टिव ब्रॉड है, उसमें सारी चीजें समाहित हो जाएगी। नैदानिक परीक्षण करने का उद्देश्य पीछे ये सभी चीजें हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नैदानिक परीक्षण निदान की प्रक्रिया क्या होती है। मुख्य रूप से निदान की प्रक्रिया, यह प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, किताब बंद, किताब बंद, बंद। प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, बताना देगा अपने हिसाब से बताना, यही तो करना है हमें। निम्न में से कौन सी निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? प्रश्न आपके सामने यह है, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए, छात्र का चयन करना। ऑप्शन बी, कठिनाई के स्थल का चयन करना। कठिनाई के स्थल का चयन। ऑप्शन सी, कठिनाई के स्थल का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी, ध्यान रखना, अपने मन में रखो, मैं जब पूछूं तो हाथ खड़े करना, शिक्षण विधि का चयन करना। यह आपके सामने प्रश्न है, खुद को आपको विचार करना है। कर लिया विचार? पूछ लूं, निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ऐसे प्रश्न आ गया, आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, मान लो। अपनी थॉट प्रोसेस के आधार पर इस प्रश्न को सही करना है, कैसे करोगे? आंसर्स याद रखना, अपने दिमाग में रखना, और जो आंसर अपने दिमाग में रखे उसके पीछे का कारण बताना, लॉजिक है ना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। अनुमान नहीं होना चाहिए, अनुमान के पीछे भी लॉजिक होता है। बताओ, बता दोगे कि? देखें हाथ खड़े करना, कितने बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, हाँ ये तो बता सकते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे, ऑप्शन ए कितने लोग हैं? कौन सा कारण नहीं है, प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए के पक्ष में कोई नहीं है? ऑप्शन बी के पक्ष में? ऑप्शन सी के पक्ष में? अरे एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। देखो, चारों में से कहीं ना कहीं हाथ खड़ा करना है, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो दोनों हाथ खड़े करके पीछे खड़ा कर दूंगा। तो एक जगह तो हाथ खड़ा करना है। ऑप्शन डी के पक्ष में देखो, बड़ी संख्या, गुड, वेरी गुड। क्यों है, कोई बताएगा? बताओ। शिक्षण विधि का चयन दूर करने के लिए करेंगे, वेरी गुड। तो ये आपकी अब रटना नहीं है ना, रटा नहीं है ना आपने, खुद से सोच लिया आपने। निदान का मतलब शिक्षण नहीं हो सकता, शिक्षण विधि तो किसी सूरत में चयन नहीं कर सकते। अपने आप आपका आंसर आ गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है,
तो निदान की प्रक्रिया के 4 है। नंबर 1 छात्र का चयन करेंगे हम, बच्चा जिसको अधिगम में कठिनाई है उसका चयन करना है। नंबर 2 विषय वस्तु का विशिष्ट क्षेत्र का चयन करेंगे हम। एक छात्र का चयन हो गया। दूसरा, जो भी विषय वस्तु है, कठिनाई के स्थल का चयन भी यदि लिख के आ जाए तो कोई बात नहीं, विषय वस्तु का चयन करेंगे। उसके बाद में विषय वस्तु में जो कठिनाई का स्थल है, उस कठिनाई के स्थल का अन्वेषण करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि यह है क्यों, और फिर ये जो कठिनाई का स्थल है इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे देखो, समझो इसको। पहले हमें देखना है कि बच्चे की दिक्कत किसको है। भाई इन 5 बच्चों को अधिगम में कठिनाई आ रही है, तो हमने छात्रों का चयन कर लिया, ये 5 बच्चे हैं। फिर विषय कौन सा है, विशिष्ट क्षेत्र कौन सा है जहां पे दिक्कत आ रही है, तो पता चला कि इन बच्चों की दिक्कत आ रही है अंक गणित के अंदर, और बीज गणित में दिक्कत आ रही है। मान लो इनके बीज गणित के एक विषय में कुछ एक विशिष्ट क्षेत्र है जहां पे ये समझ नहीं पा रहे हैं, अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्र का चयन कर लिया। विशिष्ट क्षेत्र का चयन करने के बाद अब हमें देखना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि उसमें जो कठिनाई का स्थल है जहां पे इनको दिक्कत आ रही है, एक्चुअल में उसमें आ क्यों रही है, यहां जांच करनी है हमें। वहां पे बहुत से या तो सैद्धांतिक कारण हो रहा है, उनको सही से सिद्धांत समझ नहीं आया, या प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, उनको सिद्धांत तो पता है लेकिन प्रोसीजर पता नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है, कठिनाई के स्थल के कारण का विश्लेषण करेंगे और इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करेंगे। और अन्वेषण जैसे ही हमारा पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच करेंगे, हम देखेंगे कि वजह क्या है, उसके बाद में हम विश्लेषण करेंगे कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये निदान की 4 प्रक्रियाएं होगी। कौन कौन सी, छात्र का चयन, विषय वस्तु में विशेष स्थल का चयन, इसमें कठिनाई के स्थल का अन्वेषण और कठिनाई के स्थल का विश्लेषण। क्लियर है, कर लोगे ये? ओके। अब ये जो हम करते हैं नैदानिक परीक्षण, इस नैदानिक परीक्षण को करने के लिए हमें नैदानिक परीक्षण पत्र का निर्माण करना होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का निर्माण करना है। परीक्षण का निर्माण तो करना है ना, जैसे वहां किया था उपलब्धि परीक्षण का, वैसे ही यहां करना है। तो नैदानिक परीक्षण के निर्माण के 4 चरण है। पहला चरण है त्रुटियों का संकलन। क्या काम है, अब देखो आपकी किताब में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, वो उस हिसाब से लिखा था, आप उसको गणित समझ लो, हिंदी मत समझना। त्रुटियों का संकलन, सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा त्रुटि कर कहां रहा है। जैसे अभी हमने बात की कि गणित के अंदर, अंक गणित के अंदर इस जगह पर और बीज गणित में इस जगह पर हमने त्रुटियों का संकलन कर लिया, इस जगह पर बच्चा त्रुटि कर रहा है। त्रुटियों का संकलन करने के बाद में हम क्या करेंगे, त्रुटियों के कारणों का पता लगाएंगे। अच्छा, त्रुटियों के कारणों का पता, त्रुटि के 2 ही कारण हो सकते हैं मोटे रूप से, एक छात्र और दूसरा शिक्षक। शिक्षक भी तो हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, शिक्षक ऐसे हो सकता है कि मान लो जैसे यदि सब्जेक्ट हिंदी है, उच्चारण में दिक्कत आ रही है बच्चे के लगातार, तो हो सकता है उसको जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो जोधपुर में पढ़ के आया, वहां से उसकी जो मूल भाषा है वो वैसी है कि उच्चारण ही वैसे ही कर रहे हैं, वो हमेशा सुनील को हुनील ही बोल रहे हैं, सड़क को हड़क ही बोल रहे हैं, तो दिक्कत वहां से पैदा हो रखी है। वहां पे मान लो टीचर जो है वो बच्चे को कहता है कि ऐसे एक काम कर, इधर बच्चे से हिंदी से बात करने की कोशिश करते, बेटा हिंदी में बात करेंगे, तो टीचर बच्चे को बुलाता है कि जाओ रमेश गुम हो गया है, उसको शोध कर लेके आओ। शोधना बताए क्या होता है, ढूंढना, हमारी साइड में ढूंढने को शोधना बोलते हैं। फिर वो बच्चा बेचारा गया शोधने के लिए, फिर वो थोड़ी देर बाद वापिस आता है, बोला सर मैंने रमेश को खूब शोधा पर वो लाजा नहीं। तो यहां पे उसमें वहीं से वो दिक्कत पैदा हो रही है, तो उसका उच्चारण कैसे ठीक होगा, शिक्षक ही तो कारण हो रहा है ना।
शिक्षक की रुचि नहीं है पढ़ाने में। शिक्षक आता है, आराम से कुर्सी पे बैठ जाता है। हमें ऐसे पढ़ाते थे, संस्कृत में हमारा ऐसे होता था, एक पासबुक लेके आते थे, हमें भी बोल देते पासबुक लेके आ जाओ, और उसमें पहले वो संस्कृत, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद, कोर्स कंप्लीट। तो ये शिक्षक की रुचि नहीं है, शिक्षक को ज्ञान नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है, शिक्षक अपडेट नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। तो शिक्षक की वजह से बच्चे में अधिगम की कठिनाइयां आ सकती है। एक बच्चा खुद होगा, बच्चे खुद होने के बहुत से कारण हैं। बच्चा खुद होने का एक बड़ा कारण यह भी बच्चे की ध्यान में कमी है। आज सुबह सुबह कोई मैसेज किया था, अब क्लास में आया, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, लगातार देख रहा है अभी तक क्यों नहीं आया। तो बच्चे के ध्यान में कमी, बच्चे की एक एक पर्यावरणीय फैक्टर भी यहां काम करता है। परिवार में मान लो दिक्कत चल रही है, बच्चा बड़ा अच्छा, ये बताओ मुझे, क्या प्रतिभाशाली बच्चे के अधिगम में कठिनाई हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है ना। प्रतिभाशाली बालक अब तक बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा था, पता चला पिछले 2 महीने में उसको कुछ नहीं पता, कारण पता चला कि घर में लड़ाई चल रही है, माँ और पिताजी के बीच में लड़ाई चल रही है घर में, और बच्चा इस वजह से परेशान है बेचारा। तो अधिगम में कठिनाई के बहुत से कारण हो सकते हैं। बच्चे की रुचि नहीं है, बच्चे की ध्यान में कमी है, बच्चे की सीखने की गति में दिक्कत है, बच्चे के परिवार में ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है जिस वजह से हो रही है। हमें उसका पता लगाना है पहले, तभी तो हम एग्जैक्ट, हमें तो जड़ तक पहुंचना है ना, कि उसको निकालें कैसे, उपचारात्मक शिक्षण करें कैसे। तो सबसे पहले त्रुटि कर क्या रहा है उसको पता करो, त्रुटि का संकलन करने के बाद त्रुटि के कारण क्या है उसका पता लगाएंगे। कारण 2 हो सकते हैं, एक छात्र और दूसरा शिक्षक। जैसे ही कारण पता चल गया, अब हम उसके अनुसार क्या करेंगे, परीक्षण पत्र निर्माण करने के लिए वही बात, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आधार पत्र बनाएंगे, कि अब हमें बच्चों के लिए एक नैदानिक परीक्षण पत्र का निर्माण करना है, जिसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो जब भी कोई भी पेपर आप बनाएंगे, उसके लिए आधार पत्र यदि आप नहीं बनाएंगे, नील पत्र यदि आप नहीं बनाएंगे, तब तक वो सही से बन नहीं पाएगा। जो ऑब्जेक्टिव हम चाह रहे थे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए अगला चरण क्या है, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। अब जैसा हमने ब्लूप्रिंट का निर्माण किया है, वैसे के वैसे प्रश्न पत्र का निर्माण कर देंगे। तो अंतिम चरण क्या है, परीक्षण का निर्माण। वही बात है उपलब्धि परीक्षण वाली। नैदानिक परीक्षण निर्माण के 4 चरण में सबसे पहले क्या है, त्रुटियों का संकलन करना, उसके बाद में कारणों का पता लगाना, उसके बाद में उसके आधार पर ब्लूप्रिंट बनाना, और अंत में परीक्षण पत्र का निर्माण करना। अब ये जो हम परीक्षण पत्र बनाएंगे, इस परीक्षण पत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि सामान्यतः इसमें जो प्रश्न होंगे, कोशिश करनी है कि वो अधिक से अधिक किस प्रकार के हो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो। वस्तुनिष्ठ में जो सामान्य प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न है वो सम्मिलित हो सकते हैं। सामान्य प्रत्यास्मरण पता है ना, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो, और इसमें जब हम इसको चेक करेंगे तो चेक करते समय किस बात का, अब ये प्रश्न आपके रीट में पूछा गया इस बार, किसी ने किसी एक पेपर में पूछा है, मुझे याद आ रहा है। चेक करते समय किस बात का ध्यान रखेंगे बताओ? क्या हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सही उत्तर क्या है? अरे रखेंगे क्या? नहीं ना। क्या मतलब है हमें सही उत्तर से? यदि वो सही कर रहा है इसका मतलब तो दिक्कत ही नहीं है। हमें तो ये पता करना है कि वो गलती कहां कर रहा है। तो सही उत्तर के बजाय हमें किसके ऊपर फोकस करना होता है? किस पे करना है? गलत उत्तर पे। और गलत उत्तर क्या किया है और गलत उत्तर उसने क्यों किया है। कहने का मतलब इसमें बच्चे की उपलब्धि के बारे में बात नहीं की जाती है कभी भी, कि उसको कितने मार्क्स हासिल हुए हैं। इसमें इस बात पर बात की जाती है कि उसने गलती कितनी की और कहां की है। समझ गए? इसलिए ये कोई मात्रात्मक परीक्षण नहीं है, ये एक गुणात्मक परीक्षण है। हमें उसमें सुधार करना है, इसके लिए हम परीक्षण कर रहे हैं। हम उसकी उपलब्धि जानने के लिए परीक्षण नहीं कर रहे हैं। ये 3 इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। प्रश्नों का प्रकार सामान्यतः क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्नों के अंदर जब हम चेक करेंगे तो कभी भी सही प्रश्नों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कहां देंगे? गलत प्रश्नों पर। यानी कि ये कैसा है? मात्रात्मक ना होके गुणात्मक परीक्षण है। ओके, अब ये किसके लिए किया जाता है? ये भी प्रश्न कभी कभार पूछ लेते हैं आपसे सीधा। एक तो सिंपल सी बात है, अधिगम में कठिनाई जिनके आ रही है,
अधिगम में कठिनाई जिसके भी आ रही है उसका यह परीक्षण किया जाएगा। किसी विशेष विषय में, पठन में, उच्चारण में, कहीं पे भी यदि दिक्कत आ रही है उसके लिए करेंगे। एक, हम बच्चा यदि हकला रहा है, हकलाने वाले बालक के लिए हम कर सकते हैं कि हकलाने का कारण क्या है, कर सकते हैं। एक गंभीर संवेगों से पीड़ित बालक है, यदि गंभीर संवेग यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बच्चा बहुत ज्यादा भावुक है, छोटी सी बात पे रो देता है, छोटी सी बात पे रो देता है, तो हमें पता लगाना है कि ये क्यों रोता है, ये इतना गुस्सा क्यों करता है, कहां से आया ये सब चीज इसमें, तो इनके लिए भी करेंगे। एक, कोई पुरानी अपराधी प्रवृत्ति बच्चे में है, तो अपराधी प्रवृत्ति बच्चे में क्यों है, ये 4 चीजें ध्यान रखना। केवल अधिगम के कठिनाई के कारण जानना नहीं है, हमें भावात्मक पक्ष को भी ध्यान रखना है, नैदानिक परीक्षण में रखना है ना। तो अधिगम में कठिनाई के कारण के साथ साथ हमें इस बात का भी पता करना है कि बच्चा हकला क्यों रहा है, बच्चे में संवेगात्मक इतने संवेग इतने उग्र क्यों है, तो संवेगों के ऊपर हम कारण क्या है उसके पीछे, इसको इतना गुस्सा आता है, ये इतना भावुक है, ये बहुत सीमा से ज्यादा दयालु है, इतना भी नहीं होना चाहिए, अपनी हर चीज अपने साथी को इधर उधर सबको दे देता है, फिर रोज लौट जाता है ऐसी, घर से रोज फोन आते हैं कि मेरा बेटा क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने। तो ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में हमें इसमें पता लगाना है। अच्छा, ये 2 तरीके से किया जाता है, एक व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्ति का मतलब एक समूह में, यानी कि कोई एक बच्चे की कोई समस्या आ रही है तो हम उस बच्चे का व्यक्तिगत रूप से करेंगे कि इसमें इस प्रकार के कारण क्या है, और यदि कुल मिला के पूरी लगभग कक्षा में ही ये दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, या एक बड़े समूह में ये दिक्कत है, तो पूरे समूह का एक साथ नैदानिक परीक्षण करेंगे। नैदानिक परीक्षण 2 प्रकार से कर सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। ओके, इतना सा है नैदानिक परीक्षण, बहुत सिंपल है, सिंपल एकदम, बट कंसेप्ट प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है ये ध्यान रखना। आपको कंसेप्ट पकड़ना है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। ओके, चलिए अब हमने नैदानिक परीक्षण कर लिया तो क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण, कुछ छूटा नहीं। एक चीज और है, ध्यान दे लो, रसायन विज्ञान और गणित, जो कि दोनों ही आप लोग हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ये सामान्यतः आपके जो पेपर बनता है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी से मिलता है, सामान्यतः लगभग सारे पेपर्स, और उसमें ये सब चीजें दी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा परीक्षण के प्रकार बहुत है, लेकिन ये 2 दिए हुए हैं, क्योंकि एक बार एक प्रश्न आपका आया था, वहां से मुझे पता चला ये सब चीजें, उसके अंदर ऑप्शन जब वो उठाते हैं तो उस किताब के एक पेज पे एक ऑप्शन है, अगले पेज पे दूसरा, अगले से तीसरा ऑप्शन उठा रहे हैं, यानी निश्चित तौर पे वो किताब यूज कर रहा है, ये तो है इसका कारण। तो वहां 2 चीज दी हुई है आपके नैदानिक परीक्षण, एक रसायन विज्ञान का नैदानिक परीक्षण वो किसने दिया था, MS रावत ने, रसायन विज्ञान किसने दिया है, रावत ने, रसायन से रावत। एक गणित का है, गणित का दिया था BR शाह ने, आपको 2 याद करने हैं, रसायन विज्ञान वाला रावत और गणित वाला कौन है, BR शाह। ओके, चलिए आगे बढ़ो। उपचारात्मक शिक्षण में परिभाषा पूछने की संभावना बहुत 0 है, फिर भी एक परिभाषा हम देखेंगे। समझ गए होंगे आप उपचारात्मक शिक्षण क्या है, अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के कारणों को दूर करना ताकि बच्चे का अधिगम आराम से हो सके। तो गुलीन, मायर्स एंड ब्लोयर, ये एक ही परिभाषा है जो ध्यान रखनी है, गुलीन, मायर्स एंड ब्लोयर, ये एक बात कहते हैं कि बच्चे में अच्छी आदत डालना और बुरी आदत को दूर करना, गुड हैबिट्स बच्चे में लाना और बैड हैबिट्स को बच्चे से दूर करना। क्या बात हो गई भाई, क्या हुआ, बड़ी ऐसी कोई बात जिससे पूरी कक्षा हंस सके है? यदि ऐसी कोई बात हो तो सबको बताया करो, हम सब चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हंस लें, ऐसा ही है, चाहते हो ना?
बताओ, देख खड़े होकर बताओ। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदत पढ़ने पर और अच्छी आदत डालने के लिए दिया जाता है। यह बात किसने बोली थी? गुलीन, मायर्स एंड ब्लॉयर। गुलीन साहब कहते हैं गुड हैबिट्स और ब्लॉयर साहब कहते हैं बैड हैबिट्स। मायर्स बेचारा बीच में रह गया, उसने बोला ठीक है यार तुम ही दे दो परिभाषा मैं बैठा हूं ऐसी। तो ये बोल रहा है कि अच्छी आदत डालना है, गुड हैबिट डालनी है। ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, बुरी आदत को दूर करना है, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। बोला ठीक है दे दो भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ठीक है। ये परिभाषा गोलिन, मायर्स एंड ब्लॉयर की है। ओके, अब ये जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका एक चार्ट देखना, आप ध्यान देना सामने कैसे दिया जाता है। बच्चे के अधिगम में कठिनाई आती है। अधिगम में कठिनाई जब बच्चे के आ रही है तो अधिगम में कठिनाई के कारणों को पता करना हमें पहले। कारणों को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे। अब हमें पता चल गया अधिगम में कठिनाई के कारण क्या है, तो दूर करने के लिए अब क्या करेंगे हम? दूर करने के लिए क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। समझना इसको एक बार, ये दो तत्व हैं इसके। तब तक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है जब तक पूर्ण रूप से बच्चे में वो अधिगम के कठिनाई के कारण दूर नहीं हो जाए। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ये एक पूरी चक्र में चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है। हमने उपचारात्मक शिक्षण किया, हमने देखा कि बच्चे के अधिगम में कठिनाई है। बच्चा से को है बोल रहा है, सुनील को हुनील बोल रहा है, सड़क को हड़क बोल रहा है। तो अब पता चल गया तो उपचारात्मक शिक्षण करना शुरू किया। उसको समझाया बेटा ऐसा है, वो आप वहां बोलते थे से का मतलब यहाँ पे सुनील में सही है और वो है नहीं है। उसको सही से बहुत से ऐसे अभ्यास मालाओं के माध्यम से उसका उपचारात्मक शिक्षण करवाया और वो ठीक से समझ भी गया। समझने के बाद अब हम उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन करेंगे कि उसने सीखा कि नहीं सीखा। एक टेस्ट लेंगे, उससे पूछेंगे। तो दो चीज हो सकती है, या तो उसको मिल जाए सफलता कि यस ये पास है, अब इसको दिक्कत नहीं है अब अधिगम में, या वो क्या हो सकता है? असफल। जब हमने मूल्यांकन किया तो हमें पता चला कि अब की बार वो है हड़मान को सड़मान बोलने लग गया तो दिक्कत आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से का जो है बोल रहा था उसको तो से कर लिया, लेकिन जो है जो था उसको बदल के किस में कर दिया? से में। तो फिर से क्या आ गई? अधिगम में कठिनाई। अधिगम में फिर कठिनाई आ गई तो कारणों का पता लगाया, नैदानिक परीक्षण करके पता किया तो पता चला कि बच्चे ने रिवर्स तरीके से दूसरी चीज को सीख लिया जैसा हम बता रहे थे। अब उसके लिए दोबारा से क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। फिर उपचारात्मक शिक्षण में उसको बताएंगे बेटा इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। फिर दोनों के अभ्यास करवाएंगे, फिर दोनों का अभ्यास करवा देंगे। फिर मूल्यांकन करेंगे, इस बार क्या मिल जाएगी उसको? सफलता। यदि उसको सफलता मिल गई तब तो वो चक्र से निकल जाएगा बाहर। जब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी तब तक उस चक्र का क्या रहेगा? हिस्सा। ठीक है। तो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो साथ साथ चलती है। बिना नैदानिक परीक्षण के उपचारात्मक शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। बिना उपचारात्मक शिक्षण के नैदानिक परीक्षण करने का कोई मतलब ही नहीं है। और यह तब तक किया जाएगा जब तक बच्चे के अधिगम की कठिनाई दूर नहीं हो जाए। समझ गए इस बात को? इसके सिद्धांत है। सिद्धांतों में तीन प्रमुख सिद्धांत है जो आपको ध्यान देना है। तीन प्रमुख सिद्धांत है वो। पहला सिद्धांत यह है कि अच्छा मैं आपसे ही पूछूं, मान लो सामने ध्यान दो कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, या कौन सा है? ऑप्शन ए, बच्चे के कक्षा स्तर के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे को साप्ताहिक रूप से
बच्चे को साप्ताहिक रूप से बताना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ऑप्शन सी, बच्चे को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, अब नीचे कूट है, केवल एक, एक वे दो, एक दो तीन, क्या होगा आंसर? तीन, एक वे दो या केवल दो? एक और दो। ध्यान रखना, यही गलती करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे फिर दिक्कत कर जाओगे। कभी भी कक्षा स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण नहीं दे सकते हम। यदि वो कक्षा के स्तर के बराबर होता तो उसको उपचारात्मक शिक्षण देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं पड़ती ना? जरूरत तो तब है ना जब उसके अधिगम में कठिनाई आ रही है, कक्षा के बाकी बच्चे सीख रहे हैं, वो सीख नहीं पा रहा है, तभी तो देना है। तो इसका मतलब उपचारात्मक शिक्षण बच्चे के अधिगम स्तर के अनुसार दिया जाना चाहिए, कक्षा स्तर के अनुसार नहीं। इस बात को ध्यान रखना, गांठ मार लो इसको। अधिगम स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, कक्षा स्तर के अनुसार उसको नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है, प्रति सप्ताह उसको उसकी प्रगति के बारे में बताना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम सप्ताह में एक बार उस बच्चे को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। फीडबैक उसको देते रहना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि यार नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं सीख पा रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। जब आप बार बार उसको कहो तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो वही कहा ठीक है मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, क्यों कर रहे हो मेहनत, फिर मैं नहीं करूंगा। तुम भी जाओ मैं भी जाता हूं, और घर वालों को कह दो ये नहीं कर पाएगा भाई। तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी सूरत में बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हालांकि उसको फीडबैक दो कि देखो इतना कर लिया, अब इतना और करना है, ऐसे और करना है। पॉजिटिव रूप में उसको फीडबैक देना चाहिए, किसी भी सूरत में हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, किसी सूरत में नहीं करना है हतोत्साहित। ये तीन प्रमुख सिद्धांत थे, गांठ बांध दो इनके। पहला, अधिगम स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करना है, कक्षा स्तर के अनुसार नहीं। प्रति सप्ताह उसको उसकी प्रगति के बारे में बताना है और प्रोत्साहित करना है, उसको किसी भी सूरत में हतोत्साहित नहीं करना है। ओके, ठीक है। अब ये जो उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, इसको देखिए आप कैसे करेंगे आप। उपाय नंबर 1, औपचारात्मक शिक्षण हम व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर करते हैं ना। यदि बच्चा तेज गति से सीख रहा है, बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, उसके अनुसार करेंगे। जैसे कैसे, एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये 10 बच्चे नहीं सीख पाए किसी वजह से, ठीक है। मुझे पता चला, मैं उपचारात्मक शिक्षण शुरू किया, मुझे ये पता चला 3 बच्चे तो किसी दूसरी वजह से नहीं सीख पाए थे, इनकी गति तेज है। ये 2 बच्चे, ऐसे मानना मत कि मेरी गति धीमी है, ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी गति काफी धीमी है। तो मुझे उपचारात्मक शिक्षण करते समय जो अभ्यास मालाएं बनानी है, वो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के बनानी है, तभी हमें उन कक्षा के स्तर के अधिगम के बराबर इनको लेके आ सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर करना है। दूसरी बात जो है, इसमें हम अतिरिक्त कक्षाएं लगा के कर सकते हैं। ठीक है, पूरी कक्षा के अंदर वैसे रेगुलर क्लासेस चल रही है, लेकिन चूंकि कुछ पार्ट ऐसा है जो कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उसके लिए मुझे सुबह सुबह 2 घंटे अतिरिक्त क्लास लगानी, ताकि उनको मैं समझा सकूं कि ये पक्षांतरण का नियम क्या होता है। इसके अंदर रूट 2 में जो जैसे एक आप सभी करते हैं, प्रश्न में यहाँ करवा रहा हूँ क्लास में, मैथ्स का मान लो, मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ और फटाफट आंसर्स आ रहे हैं रूट 2, मैंने टिक कर दिया, ये आंसर है। आपने पूरा प्रश्न निकाला और फिर निकालने के बाद में आपको पता चला आपका आंसर कितना आ रहा है, 2/√2। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सर मेरा आज तक कभी √2 नहीं आया, 2/√2 ही आया है, इसका मतलब अधिगम में कहीं ना कहीं कठिनाई है। तो उसको लिए हम उसकी अतिरिक्त क्लास लगाएंगे कि देखो इसके अंदर ऊपर नीचे दोनों जगह यदि √2 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, √2 2 हुआ, 2 से कट जाएगा, √2 आएगा, बेसिक चीज वो समझने लग जाएगा। तो ऐसी बेसिक पार्ट्स को क्लास में नहीं समझा सकते, इसके लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, रोचक शिक्षण विधि प्रयोग करके, सहायक सामग्री प्रयोग करके,
और बहुत भी तरीके हो सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हमें उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बाकी वो 3 सिद्धांत जो प्रमुख है वो रहेंगे आपके। छोटे छोटे समूह बना के, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर छोटे छोटे 2-2, 3-3 के समूह बना के हम उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, वो है उपयुक्त अभ्यास मालाओं के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास मालाओं के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना चाहिए। अब ये कैसे है, इसको समझिए। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभ्यास मालाओं की। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए वुमन परफेक्ट, दोनों को ही करता है वो। तो प्रैक्टिस, अभ्यास जो है वो हर चीज, वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अधिगम में यदि कठिनाई आ रही है, बार बार अभ्यास करो उस एक पार्ट के ऊपर, तभी तो दिक्कत है उसके, तभी वो ठीक कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका उपचारात्मक शिक्षण में किसकी होती है? अभ्यास मालाओं की। अब ये अभ्यास मालाएं बनानी कैसे चाहिए, इसको ध्यान दो। सबसे पहले जो त्रुटि है, उस त्रुटि का विश्लेषण करेंगे कि वो त्रुटि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने अच्छे से विश्लेषण कर लिया, हमें पता चला कि अंक गणित के अंदर बच्चे के, छोटे बच्चों की बात होती है जनरली, ये 5वीं क्लास का बच्चा है और उसको पक्षांतरण की दिक्कत आ रही है। मान लेते हैं एक बार पक्षांतरण की समस्या है, एक उसके 2-3 समस्या है छोटी छोटी, अलग अलग सेक्टर्स हमने देख लिए, एक उसमें से पक्षांतरण है। तो प्रत्येक त्रुटि, ये ध्यान देना, प्रत्येक त्रुटि के लिए अलग अभ्यास माला होनी चाहिए, अलग अभ्यास माला होनी चाहिए। इसमें हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पक्षांतरण वाले के लिए एक कर दिया, बीज गणित वाले 5-6 समस्या उस बच्चे के हैं, 5 को मिलाकर एक हमने अभ्यास माला बना दी। वो तो उसका परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, वो तो आप टेस्ट ले रहे हो। हमें तो उसको एक ही पार्ट पर बार बार प्रैक्टिस करवानी है, यही तो करना है ना। तो उसके लिए किसी एक त्रुटि पर, प्रत्येक की बजाय इसको लिखो, किसी एक त्रुटि की अलग से एक अभ्यास माला होनी चाहिए, दूसरी त्रुटि के लिए दूसरी अलग अभ्यास माला होगी, उसकी सीट अलग होगी। तो हर एक त्रुटि की अलग अलग सीट्स होगी और फिर उन्हें प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। कर लिया इतना। लेकिन अब हमने मान लो ये एक सीट बनाई और इस एक सीट में किसी एक त्रुटि के बारे में अभ्यास करवा रहे हैं, तो अभ्यास के जो प्रश्न होंगे वो एक प्रकार के नहीं होने चाहिए। टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उसके अंदर विविधता होनी चाहिए। उसको एक क्वेश्चन अलग दो, दूसरा क्वेश्चन अलग दो, त्रुटि का प्रकार एक है, टाइप ऑफ एरर तो एक ही है, लेकिन उस एरर के ऊपर बनने वाले प्रश्नों के अंदर विविधता होनी चाहिए। दो चीज समझे क्या आप? पहली बात, अभ्यास माला प्रत्येक एरर के लिए अलग अलग हो। दूसरी बात, अब किसी एक त्रुटि के लिए एक अभ्यास माला बना रहे हैं, उसमें प्रश्नों के अंदर क्या होनी चाहिए? विविधता हो। ये दोनों बातें अलग अलग है, बना दी है। अब जब हम ये अभ्यास माला बना रहे हैं, उस दौरान हमें शिक्षण सूत्र को काम में लेना है। यानी कि अभ्यास मालाएं कैसे होनी चाहिए? सरल से जटिल। ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न ही आपने जटिल दे दिया अभ्यास माला में, पहले इजी, फिर एक स्टेप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर हमें उसको वहां तक पहुंचाना है। ऐसे ही करेंगे, ओके, ठीक है। अब क्या ये अभ्यास मालाएं प्रत्येक बच्चे के लिए एक ही प्रकार की अभ्यास मालाएं जनरली हम तैयार करते हैं? क्या सभी बच्चों के लिए वो अभ्यास मालाएं जो हमने बना ली वो वैसी रहनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए? क्या नहीं। हमें पता चला कि ये एक बच्चा तेज गति से सीख रहा है। जब ये तेज गति से सीख रहा है तो जो लेवल 1 का प्रश्न है उसकी संख्या धीरे धीरे हमें कम करना है, हमें तुरंत लेवल 2 से लेवल 3 की तरफ कूदना है इसमें। यानी कि जो अभ्यास मालाएं हमने स्टैटिक बना रखी थी उसमें परिवर्तन कर देना है बच्चे की सीखने की गति के आधार पर। तो किसी भी सूरत में अभ्यास मालाएं जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए? स्थिर नहीं होनी चाहिए, ये परिवर्तनशील होनी चाहिए। बच्चे की सीखने की गति के आधार पर हम अभ्यास मालाओं में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? और यदि ऐसा कर लिया तो
किसी भी प्रकार की त्रुटि किसी भी बच्चे में हो, छोटी कक्षाओं में देखो ये बड़ी दिक्कत है। आपको लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन जब आप पढ़ाओगे 1 से लेके 8 तक के बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे, 9वीं 10वीं के बच्चे को पढ़ाएंगे, बहुत ऐसे बच्चे आएंगे जिनके किसी न किसी वजह से अधिगम में कठिनाई आ रही होती है। आपने यदि इस चीज को सही से समझ रखा है, नैदानिक परीक्षण उस बच्चे का कैसे करना है, उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे का उपचार, क्योंकि वही आधार है। आपने वहां उस बच्चे में यदि वो गणित पढ़ानी सिखा दी, वो जिंदगी भर आपको याद करेगा। कि हमारे एक टीचर ऐसे थे जिन्होंने, मेरे गणित में कुछ नहीं आता था और उसने ऐसा आधार बना दिया मेरा कि मजा आ गया। तो ये आपका दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है, ऐसा करना चाहिए आपको। इसलिए ये नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण आपको सही तरीके से पढ़ना चाहिए। समझ में आएगा सभी को? अप्लाई करोगे जाके, पक्का करोगे? ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। अधिगम के दोषों को दूर करना, व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, वही है, पिछड़ापन दूर करना, सब पता है आपको। अच्छा, इसमें एक और है, एक लाइन लिखी हुई है, सिम्पसन व योकम के अनुसार 5 प्रकार के विषयों में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो सिम्पसन एंड योकम जो है, उन्होंने 4 बातें तो भाषा के संबंध में बोली है, वाचन, लेखन, उच्चारण और भाषा। सिम्पसन व योकम साहब तो ये कहते हैं कि इन्हीं 5 विषयों के ऊपर करना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। उच्चारण, वाचन, लेखन और भाषा, ये 4 तो हिंदी भाषा से संबंधित है मोटे मोटे रूप से। और 5वां विषय उन्होंने क्या बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है? अंक गणित। लेकिन ये इनकी बात ठीक नहीं है। इनका यह मानना था कि 5 पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोलती है कि विशेष रूप से अंक गणित के ऊपर उपचारात्मक शिक्षण पर हमें विद्यालय में जोर देना चाहिए। तो अंक गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आधार है, वो यदि आपका कमजोर है तो आप बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि योकेम सिम्पसन के अनुसार 5 में करना है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण किसी भी विषय में किया जा सकता है। इसीलिए नैदानिक परीक्षण यदि रसायन विज्ञान में कर रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से रसायन विज्ञान में क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण भी। योकेम सिम्पसन का कहना है कि इन 5 जगहों पे कर सकते हैं। अब यदि कोई आपसे ऐसे प्रश्न पूछे कि उपचारात्मक शिक्षण कितने विषयों में किया जा सकता है, तो वो प्रश्न ठीक नहीं है। यदि वो पूछे योकेम और सिम्पसन के अनुसार कितने में किया जा सकता है, तब आंसर क्या होगा? 5। वही बात है, उपलब्धि परीक्षण के चरण कितने हैं, वो जो 4 पूछा है वो सही नहीं है। यदि किसी वैज्ञानिक का नाम देके पूछ रहा है, तब वो चीज सही हो सकती थी। ओके।